This series will make you an investing legend. No risk, just your time. Are you ready? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन, ये एक किताब है पुलक प्रसाद नाम के भाई साहब का। पुलक प्रसाद। और डार्विन को आप लोग जानते हैं? डार्विन को गरिमा नहीं जानती। डार्विन ने एक थियरी ऑफ एवोल्यूशन की खोज की थी। हाँ, बायो में कि कौन कौन सी प्रजाति से कौन कौन सा जानवर इवॉल्व हुआ। तो ऑथर एक अलग टाइप की किताब लिखे हैं ये। लकीली आज ही मैंने अपना म्यूचुअल फंड चेक किया। इस किताब को चालू करने से पहले मैंने करीब 10 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाया था। इसके अलावा कुछ शेयर्स मैंने ज़ीरोधा से ख़रीदे हैं और 1 या 2 म्यूचुअल फंड हमारे बेटे ने इन्वेस्ट कराया है। अभी बाकी तो नहीं देख पाया, लेकिन ये 10 लाख का जो फ़ंड देखा था उसकी कीमत 11 लाख दिखा रहा है। हमने पैसा लगाया था फरवरी में। 1 लाख रुपए बढ़ा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने में 1 लाख। लेकिन ये कम भी हो सकता है बिकॉज़ ये पहले 60,000 दिखाता था, कभी 30,000 दिखाता था। एक बार तो 10 लाख का कम होकर के 99,000 दिखा रहा था। नहीं निकाल सकते हैं, उसमें कुछ पैसे कटेंगे, 1% ऐसे कुछ कटेगा। 1 साल के बाद अगर निकालते हैं तो उसमें पूरे पैसे मिलेंगे। मैंने अभी कोई टाइम सोचा नहीं है, कम से कम 1 साल तो उसमें रखा रहेगा। 1 साल बाद निकालने का हम सोच रहे हैं। लेकिन ये सीरीज़ ख़ास तौर से मैं इसलिए बनाना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वैभव हमारा बेटा एक तरह से बह गया है, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बह गया है। अब कुछ भी कर लो वो वापस नहीं आ सकता। हाँ, देव। और उसकी देखा देखी हमारे भैया वैभव का भी इंटरेस्ट इस खतरनाक गेम में लग गया है इन्वेस्टमेंट की। इसके पहले मैंने एक सीरीज़ बनाई थी इन्वेस्टमेंट पर ही, स्टॉक मार्केट का, रिचर वाइजर हैप्पियर, इस किताब से। इसको पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया कि ठीक है, अभी आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, आराम से इन्वेस्ट किया करो, किसी भी चीज़ में करो, क्योंकि तुम्हें अमीर बनना है समझदार हो करके। और अल्टीमेट एम है लाइफ का वाइज होना, हैप्पियर होना, हैप्पी होना। लेकिन अब वैभव को, देवांश को देख करके और वैभव को देख करके लगता है कि हम सबको पता होना चाहिए। और ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है बिकॉज़ इस आदमी ने जो कंपनी बनाई है उसका नाम है नालंदा, और उसका 3 बहुत अच्छा प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट करने का। वो तीनों प्रिंसिपल मुझे बहुत अच्छे लगे। नालंदा यूनिवर्सिटी है, बट इन्होंने एक कंपनी बनाया, इसका नाम रखा है नालंदा कैपिटल। तो वो 3 इनके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको आप अपनी लाइफ में तीनों नहीं अप्लाई कर सकते। तो आज शुरू करते हैं, देखते हैं कि इससे हम क्या सीख पाते हैं, क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट को इससे बढ़ा पाते हैं या नहीं। आज के टॉपिक का नाम है हु एम आई। पुलक प्रसाद जी अपने बारे में कह रहे हैं कि क्यों आपको हमारी इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई एम एन इक्विटी फंड मैनेजर। कहते हैं मैं एक इक्विटी फंड मैनेजर हूँ। इक्विटी फंड मैनेजर जानते हैं क्या होता है शीरीष? फंड मैनेजर जानते हैं क्या होता है? फंड मैनेजर मतलब फंड, आपके पैसे को लेकर कोई उसको बढ़ाने की कोशिश करे। जैसे एक सेंटर का मैनेजर होता है, वो आपके बिजनेस को, काम को संभालता है। ऐसे ही जो आदमी आपके पैसे को लेकर के अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करे उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। और इक्विटी फंड मैनेजर क्या होता है, अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए
उसको शायद इक्विटी फंड मैनेजर बोलते हैं। इसको और चेक करेंगे हम लोग। In 2007, I founded an investment firm called as Nalanda Capital, which currently manages a little more than $5 billion US invested in listed Indian securities. बता रहे हैं 2007 में मैंने एक कंपनी बनाई नालंदा कैपिटल के नाम से, जो 5 अरब डॉलर से थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करती है इंडियन सिक्योरिटीज़ में। ये सिक्योरिटीज़ क्या है ये भी अपने को खोजना पड़ेगा। अपने को इस सीरीज़ से ना बहुत सी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो बिल्कुल नहीं पता। तो एक तो इक्विटी फंड मैनेजर क्या होता है ये खोजना होगा, खाली थियरी नहीं प्रैक्टिकल भी। और दूसरा इंडियन सिक्योरिटीज़ क्या होता है ये भी देखना होगा। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं इन वर्ड्स को ताकि आप खोज सकें बाद में। ये बता रहा है इक्विटी फंड मैनेजर जो है वो म्यूचुअल फंड्स के भी पैसों को मैनेज करता है और स्टॉक मार्केट के भी। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो आपने पढ़ा उसमें इक्विटी फंड मैनेजर जो म्यूचुअल फंड के पैसे को भी इन्वेस्ट करता हो और स्टॉक मार्केट में, दोनों जगहों। मतलब एक जन का नहीं, ढेर सारे लोगों का पैसा जमा है। ठीक 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 ठीक। नालंदाज इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैन बी समराइज्ड इन 10 वर्ड्स। बोलते हैं हमारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, केवल 10 शब्दों में हम उसको एकदम साफ साफ समझा सकते हैं, जो हमारे बेटे के फ़िलॉसफी से एकदम उल्टा है। उनकी फ़िलॉसफी है वी वांट टू बी परमानेंट ओनर्स ऑफ हाई क्वालिटी बिजनेसेस। वी वांट टू बी परमानेंट ओनर्स ऑफ हाई क्वालिटी बिजनेसेस, मतलब हम ऐसी कंपनी बनना चाहते हैं जो किसी हाई क्वालिटी बिजनेस को, कोई बहुत अच्छी कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन टाइप की कंपनी हो, उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखें। हम ऐसी कंपनी बनना चाहते हैं। लेट मी रिपीट, वी वॉन्ट टू बी परमानेंट ओनर्स। ऑथर कह रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करूँगा, हम परमानेंट ओनर्स होना चाहते हैं। वी डोंट इन्वेस्ट अनलेस वी थिंक वी कैन ओन अ बिजनेस फॉर एवर। ये चीज़ वॉरेन बफेट की फ़िलॉसफी है। हम किसी बिजनेस को तब तक इन्वेस्ट नहीं करते जब तक कि हमको ये नहीं लगता कि हम इसको हमेशा हमेशा के लिए ओन करना चाहते हैं। अ बैड बिजनेस दैट इज़ डर्ट चीप पास। अगर हमारे पास कोई ऐसी कंपनी आई जो हमको लगता है बेकार कंपनी है, लेकिन उसके स्टॉक्स बड़े सस्ते हैं, तो हम बोल देते हैं हमको नहीं खरीदना है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब देवांश यहाँ बैठा था तो बार बार स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ऐसे वर्ड्स यूज़ करा था। स्मॉल कैप मतलब जो बहुत रिस्की कंपनी है, जिसकी कम कैपिटल है, जिसके पास पूंजी कम है, उसकी ताकत कम है, उसकी कीमत कम है, स्मॉल कैप। मिड कैप मतलब थोड़ी ज़्यादा है। अब वो रेंज है 500 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे क्या है देखना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन लोग स्मॉल कैप कंपनीज़ क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको लगता है छोटी सी है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत बेच के कमा लेंगे। लेकिन ये कहते हैं हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बैड बिजनेस दैट इज़ डर्ट चीप। अगर बेकार बिजनेस है लेकिन वो बहुत सस्ता है तो भी हम नहीं लेते, पास। अ मीडियोकर बिजनेस एट अ लो प्राइस, थैंक्स बट नो थैंक्स। लेकिन कोई मीडियोकर बिजनेस है, बहुत बेकार नहीं है और उसकी भी कीमत बहुत सस्ती मिल रही है हम लोगों को, तो ठीक है, लेकिन हम लेंगे नहीं, उसको भी छोड़ देंगे। जो आपने कहा ना कि स्मॉल कैप है, उसमें पैसा लगा दिया तो फटाफट बढ़ जाएगा, ये लोग वो नहीं करते। इसको समझिए। जैसे माँ बाप एक बच्चे को पैदा करते हैं, पैदा तभी करते हैं जब सोचते हैं कि इसको ज़िंदगी भर पालना है। ऐसा तो नहीं होता पैदा कर लिया और फटाफट 1-2 महीने एंजॉय कर लिया, 1 आध साल तक रखा, उसके भगा दिया घर से। मतलब ये ख़राब एग्जाम्पल है, बट ऐसे ही आमतौर पर लोग स्टॉक्स के साथ करते हैं। ये लोग नहीं करते। वी इन्वेस्ट almost exclusively in businesses owned and run by entrepreneurs, of which the entrepreneurs is typically the largest shareholder and we are usually the second largest. देखिए ये भी बड़ी नई बात बता रहे हैं कि हम उन्हीं बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं जिसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर कोई एक इंसान होता है या एंटरप्रेन्योर्स जो बिज़नेस चला रहे हैं वही होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लोग कंपनी बनाते हैं, मैं चला रहा हूँ कंपनी बना के, लेकिन मेरा उसमें स्टेक बहुत कम है, 5%, 2%, और ढेर सारे बैंक का या इन्वेस्टर्स का पैसा लगा दिया
और वो चल रहा है, फिर उसका रेट बढ़ा, उसको बेचा, मैं बाहर निकल के ख़त्म, मैंने एंजॉय कर लिया अपना फ्री, मेरे को उसका फ़ायदा मिल गया, मैं निकल गया। ऐसी कंपनीज में हम पैसा नहीं लगाते, हम उसमें लगाते हैं जिसको ओनर का सबसे लार्जेस्ट स्टेक होता है और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि हम शेयर होल्डर उसमें हों। नालंदाज अप्रोच टू इन्वेस्टिंग कंप्राइज 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड सिक्वेंशियल स्टेप्स। नालंदा का अप्रोच इन्वेस्टमेंट के लिए 3 सीधा, बहुत अच्छी चीज़ है यार, अपने को भी ऐसे ही कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइफ के लिए। एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीक्वेंशियल स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये। फर्स्ट स्टेप है अवॉइड बिग रिस्क्स। सबसे पहला है अवॉइड बिग रिस्क्स। दूसरा स्टेप है बाई हाई क्वालिटी एट फेयर प्राइस। खरीदना है तो अच्छी कंपनी खरीदो और अच्छे रेट पे, क्योंकि जैसे अभी कल ही परसों जो बता रहा था वो बर्कशायर हाथवे हम खरीद सकते हैं, लेकिन उसका स्टॉक ही इतना महंगा है, तो फेयर प्राइस हमारे लिए नहीं है अभी। तीसरा बड़ा अच्छा है, ये हम कर सकते हैं सब जगहों पर, लेकिन करना नहीं। डोंट बी लेज़ी, बी वेरी लेज़ी। डोंट बी लेज़ी, बी वेरी लेज़ी। इन्वेस्टमेंट में आलसी मत बनो। क्या बनो? सबसे आलसी बनो, महा आलसी बनो। दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग आउटकम। इसकी वजह से हमने क्या फ़ायदा कमाया है? 1 rupee invested in Nalanda's first fund at its inception in 2007 would have been worth rupees 13.8 in September 22। अगर आपने नालंदा के साथ 1 रुपये इन्वेस्ट किया जून 2007 में, तो उसकी कीमत 2022 में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15 साल में उसकी कीमत हो जाएगी 13 रुपये 8 पैसे। उतना ही पैसा 1 रुपये आपने लगाया होता किस में? सेंसेक्स में। सेंसेक्स क्या होता है? लिखा है कंट्रीज़ लार्ज कैप इंडेक्स। तो इसमें 30 दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अगर आपने उसमें पैसा लगाया होता तो 1 रुपये 15 साल में कितना बनता? 3.9 रुपीज़, 4 रुपये। और अगर आपने बड़ी कंपनीज में नहीं लगाया, बिकॉज बड़ी कंपनीज स्लो बड़ी होती हैं, धीमे धीमे बड़ी होती हैं। अगर आपने मिड कैप में लगाया होता तो भी वो 4 रुपये के बराबर होता। 15 साल में अगर आप सेंसेक्स में या मिड कैप में पैसा लगाते तो आपका 1 रुपये कितना होता? 4 रुपये। और इनका कितना हुआ? 13.8 रुपये, ऑलमोस्ट 14 गुना। जो वहाँ 4 गुना हुआ था, यहाँ पर 14 गुना हुआ। बोलते हैं इसमें सब खर्चा वर्चा निकाल दीजिए। हमने दोनों से, सेंसेक्स और मिड कैप दोनों से 10.9 परसेंटेज पॉइंट्स आगे बढ़े, जीत गए, उनसे बेटर रिजल्ट दिया हमने। और हर साल 20% रिटर्न हमने अपने आप को दिया। तो एक तरह से 14 गुना रेट बढ़ा। शराफत से बोल रहे हैं, बहुत ही पोलाइटली, कि अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। इट्स नॉट अ बैड ट्रैक रिकॉर्ड। बिफोर फाउंडिंग नालंदा, अब थोड़ा सा अपने बारे में बता रहे हैं कि ये कौन थे। बिफोर फाउंडिंग नालंदा, आई वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 9 years एट ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म वॉरबर्ग पिंकस। नालंदा बनाने से पहले मैं 9 साल तक के लिए एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म में काम किया, इसका नाम था वॉरबर्ग पिंकस। बिफोर दैट आई स्पेंट 6 years एट द मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी एंड कंपनी। और उसके पहले 6 साल तक मैंने एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में काम किया जिसका नाम था मैकिन्जी एंड कंपनी, वो बहुत बड़ी कंपनी है। माई कंसल्टिंग क्लाइंट्स रेंज्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका रिटेल बैंक्स। और मेरे जो कंसल्टिंग फर्म्स थी उसमें मेरे क्लाइंट्स अलग अलग टाइप के थे। साउथ अफ्रीका के बैंक्स छोटे छोटे, अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनीज़, स्विस इंश्योरेंस कंपनी, और वहाँ से लेकर के इंडिया की कॉन्ग्लोमेरेट तक। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनी। टाटा एक कॉन्ग्लोमेरेट है, रिलायंस एक कॉन्ग्लोमेरेट है, जिसमें एक कंपनी नहीं आती, ढेर सारी कंपनीज आती हैं। एज एन इन्वेस्टर आई हैव बीन ऑन द बोर्ड ऑफ एन इज़राइल सर्विस कंपनी। मैंने पैसा भी लगाया है बोलते हैं। एक इज़राइल की सर्विस कंपनी थी उसमें, अमंग अ कपल डजन अदर्स। और
कुछ 1 दर्जन कंपनी और हैं जिसमें मैं पैसा लगा चुका हूँ. माई इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन अक्रॉस अर्ली स्टेज कंपनी थ्रू विच आई लॉस्ट मनी. तो जो मैंने पैसे लगाए थे वो सब के सब अर्ली स्टेज कंपनी थी जिसमें मेरा पैसा खोया, लॉस्ट हुआ. टू लेट स्टेज वंस थ्रू विच आई मेड सम मनी. और कुछ ऐसी कंपनीज भी लगाया जो लेट स्टेज थी, बूढ़ी कंपनीज थी, उसमें से मैंने कुछ पैसे कमाए. एज यू कैन सी आई हैवंट डन एनीथिंग. तो देखिए मैंने काम क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया. श्रीश पुलक, क्या नाम है इनका, पुलक प्रसाद, इन्होंने 2 बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब किया है. कौन कौन सी? मैकेंजी एंड कंपनी तो नाम याद था, दूसरी बताइए. मुझे याद है, पिंकस, वॉरबर्ग पिंकस. मैकेंजी वैसी ही कंपनी है जैसी गोपाल भैया काम करते हैं, मामू काम करते हैं. टाटा तो अब है कंसल्टिंग, लेकिन इसके पहले वो बेन्स कंसल्टिंग में थे. मैकेंजी भी ऐसी कंसल्टिंग कंपनी है. और उसके बाद ये एक बड़ी अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, ये सुनने लायक है. ये आप तीनों को बहुत हेल्प करेगी, इररिस्पेक्टिव कि आप कौन से कॉलेज में जाते हैं, कैसी नौकरी पाते हैं, फिर भी हेल्प करेगी. इसीलिए मैंने ये बुक को चूज़ किया आज पढ़ने के लिए, इस पैराग्राफ की वजह से. एज यू कैन सी आई हैवंट डन एनीथिंग. आप देखिए मैंने ढेर सारे क्लाइंट्स को कंसल्टिंग किया, लेकिन मैंने एक्चुअली कुछ किया नहीं. आई हैवंट बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग प्रोडक्शन डेडलाइंस, मैनेजिंग अ सेल्स टीम, टर्निंग अराउंड ट्रबल्ड कंपनीज और लॉन्चिंग एंड मैनेजिंग ब्रांड्स. जब ये कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, तो बोल रहे हैं कि मैंने किसी कंपनी को रन नहीं किया. मैं कभी भी प्रोडक्शन डेडलाइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा. प्रोडक्शन डेडलाइंस की वजह से आपके ये एलॉन मस्क की नींद हराम हो गई. वो अपने घर पे नहीं सोते थे, वहीं फैक्ट्री में सोते थे, क्योंकि पैसे ले लिए मार्केट से 1 लाख कार का. अब वो नहीं पहुंचाओगे तो लोग खाली पैसे नहीं वापस मांगेंगे, आपकी मार्केट वैल्यू ख़राब हो जाएगी. तो ऐसा कोई काम इनके जिद में नहीं था. मेरा कोई सेल्स टीम को मैनेज करने का काम नहीं था. चंदन में हर महीने ऑल ओवर यूपी से सेल्स के टीम को बुलाया जाता था, चाय नाश्ता करा करके उनसे पूछा जाता था, उनको टारगेट दिया जाता था. तो ऐसा भी कुछ काम इनके सर पे नहीं था. टर्निंग अराउंड ट्रबल्ड कंपनीज़, और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो ट्रबल्ड होती हैं, गिर रही हैं, पैसा लॉस हो रहा है, उनको खरीद करके या उनको ले करके ठीक करना होता है. ऐसा भी मैंने कुछ काम नहीं किया, ऑथर बता रहे हैं. एंड लॉन्चिंग एंड मैनेजिंग ब्रांड्स, और कोई नई कंपनी बनाकर लॉन्च करना और उसके ब्रांड को मैनेज करना, ये भी मेरा काम नहीं था. तो किया क्या आपने? what I have done, though for almost 3 decades of my consulting, 30 साल तक मैंने कंसल्टिंग किया. एंड इन्वेस्टिंग करियर इज ऑब्जर्व. 30 साल की कंसल्टिंग में और इन्वेस्टिंग करियर में मैंने ऑब्जर्व किया. नॉट बीइंग इन अ डे टू डे ऑपरेशनल रोल एज अफोर्डेड me the luxury of stepping back to think about what works in the corporate world and what doesn't. अब चूंकि मुझे हर रोज़ ऑफिस में जा कर के 100 काम नहीं करने पड़ते थे, इसलिए मेरे पास एक लग्जरी थी. कौन सी लग्जरी? पीछे बैठ करके आराम से बैठ कर के सोचना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंपनीज़ में क्या काम करता है और क्या क्या काम नहीं करता. हम लोग रोज़ वीडियोस बनाते हैं, उधर एक हड़बड़ी का काम चलता है, पेशेंट आते हैं, हम लोग यहाँ वीडियोस बनाते हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग हमारा बिजनेस, हमारा काम उस काम से 100 गुना आराम वाला है. कोई कस्टमर क्लाइंट के साथ झंझट नहीं. हम वीडियोस बनाते बनाते, एडिट करते करते सो भी सकते हैं. 1 दिन छुट्टी भी ले सकते हैं, 4 दिन छुट्टी भी ले सकते हैं. छुट्टी पे गए, किताब पढ़ रहे हैं, वो भी हमारा काम है. लेकिन इसमें पैसे भी कमाते हैं. फ़िलहाल तो पैसे कमा रहे हैं, इसी उम्मीद में हमने पैसे लगाए. अभी रिसेंटली 7 लाख रुपए खर्च किया, लेकिन पैसे बहुत कमा रहे हैं. तो हम लोग इनकी तरह अपने आप से पूछ रहे हैं, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क. व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क. आज ही मुझे सिद्धांत भैया ने एक मैसेज किया, और वो मैसेज ऑलमोस्ट सेम है जो महाजन जी ने दिया.
उन्होंने मुझे 2 वीडियोस भेजे मेरे ही। एक वीडियो जिसमें मैं आप सबके साथ बैठ कर के बात कर रहा हूँ, अच्छा वीडियो है, उसमें आप लोगों को भी अच्छा लगा था। एक वीडियो मैंने अकेले बनाया था, लेकिन सिद्धांत भैया बोलते हैं जो आपने अकेले बनाया वो वीडियो ज़्यादा अच्छा है पब्लिक के लिए। अब मैं परेशान कि मैं क्या करूं। अगर मैं अकेले वीडियोस बनाऊं तब बच्चों को हेल्प नहीं होगी, अगर मैं आप लोगों के लिए बनाऊं तो चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो क्या करूं? मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। ये बहुत मुश्किल सीरीज़ है आप लोगों के लिए, बट जब कोई मुश्किल चीज़ होती है तो एक तरह से बॉडी को मसल्स स्ट्रांग होता है। आज मैंने एक फेसबुक पे ऐड देखा बहुत पुराना। आप लोग के पास वो लग्जरी नहीं है टीवी देख करके उसमें ऐड देखने का। हम लोग तो ऐड खूब मन से देखते थे, अच्छा ऐड तो बार बार देखने का मन करता था। किस चीज़ का ऐड है मुझे पता नहीं। ट्रैफिक जैम, एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है रोड पर, सब बेचारे परेशान हैं, सबके सब परेशान, पुलिस वाला, नेता, सबकी गाड़ी, ट्रैफिक जैम। फिर एक छोटा सा बच्चा बस में से निकला, होगा करीब 10-12 साल का, ऐसे ही हीरो की तरह नहीं, एकदम मासूम हीरो की तरह, बैग ताने, स्कूल ड्रेस, सबके सब गाड़ी में जाके बैठ रहे हैं तुरंत, क्योंकि बारिश हो रही है और वो आराम से धीमे धीमे आगे बढ़ के आ रहा है। बारिश हो रही है, फिर कुछ लोग उसको देख भी रहे हैं, बस में से, कार में से, छतरी में से, दुकान में से, और फिर उस बड़े से पेड़ के सामने खड़ा होकर सोच रहा है, भीग भी रहा है, सोच रहा है। और फिर उसने अपना बैग उतार के नीचे फेंक दिया। बहुत बड़ा पेड़ है, उससे 1 इंच नहीं हिलेगा, लेकिन अब पीछे पड़ गया उसको हिलाने के। उसको देखा देखी कुछ बगल के जो बच्चे होते हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वो भी आ गए। अब 4-5 बच्चे बारिश में धक्का मार रहे हैं। अब उसका देखा देखी कुछ जवान लड़के आ गए, उसका देखा देखी बस में से कुछ लोग आ गए, और फिर उसका देखा देखी एक आदमी कार में बैठा अपनी बीवी के साथ, बीवी बोल रही है, और बेचारा उसको भी जाना पड़ रहा है। लीडरशिप इन बिगिनिंग। और सब ने मिलकर के जोर लगा के हाइशा करके साइड किया और सब तालियां मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं और आगे चले गए। किस चीज़ का ऐड है ये? पेड़ का ऐड नहीं था, पता नहीं कोई, ये ब्रांडिंग है। देखिए मुझे ऐड याद है, एक इमोशन याद है, ब्रांड नहीं याद है। ब्रांडिंग। लीड इंडिया है उसका ऐड। आज की जो वीडियो बन रही है ना, इसमें पुलक जी का ब्रांडिंग चल रहा है हमारे वीडियो में, पुलक प्रसाद जी का। और ये पैराग्राफ सुन लीजिए, इसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया। अब यहाँ से इनकी 2 चीज़ें चालू होंगी पुलक प्रसाद जी की। ये दोनों चीज़ें आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। बहुत सटल तरीके से ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट मत करना, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन बहुत सटल तरीके से। इस बुक का नाम क्या है? व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। तो कह रहे हैं मैंने इतनी ढेर सारी अलग अलग कंपनीज़ में काम किया है कि मैं पॉन्टिफिकेशन करने के लिए तो क्वालिफाइड हूँ। पॉन्टिफिकेशन क्या होता है? एक तरह से ऐसा इंसान जो अथॉरिटी के साथ बोले, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। कह रहे हैं मैंने इतने इंडस्ट्रीज़ में काम किया है तो मैं आराम से बात कर सकता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल के बारे में। लेकिन अगर आप ये कहें कि क्या एवोल्यूशनरी थियोरी के बारे में बात कर रहे हो जी, एवोल्यूशनरी थियोरी को बायोलॉजिस्ट बात करते हैं, तो भैया मेरा डिफेंस यही है कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैंने बुक्स पढ़ी। यही चीज़ डेवलपमेंट, प्लास्टिसिटी एंड एवोल्यूशन, जानते क्या है ये? हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी के बारे में किताब लिखी गई है मेरी जेन वेस्ट एबनार्ड ने। वो ये कहती थी, मैं किसी कॉलेज में नहीं हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन मैं रीड किया है, मैंने पढ़ा है और समझी हूँ। आई ब्लेम माई पैशन फॉर इन्वेस्टिंग ऑन लक। मुझे पैशन है इन्वेस्टिंग का, लेकिन ये क्यों है? किस्मत से। आई स्टम्बल्ड ऑन दिस प्रोफेशन इन 1998। मैं इस प्रोफेशन में गिर गया, आया 1998 में। एंड फॉर एवोल्यूशनरी थियरी ऑडली इनफ ऑन चार्ली मंगर।
और एवोल्यूशनरी थियरी क्यों, वो उसके बारे में मैं फंसा, मतलब उसमें मेरा इंटरेस्ट आया चार्ली मंगर की वजह से। जानते हैं चार्ली मंगर कौन है? कौन? जैसे ये और देवांश घूम रहे थे, तो देवांश हो गया वॉरेन बफेट, ये हो गया चार्ली मंगर। उसके पास 100 बिलियन, इनके पास 1 बिलियन। वो उससे बड़ा है चार्ली मंगर, उससे तभी तो मैंने कहा तुम बड़े हो। बड़ा। बाद में पैसे को बर्बाद बोले ना। तो बोलते हैं चार्ली मंगर जो वॉरेन बफेट के लॉन्ग टाइम फ्रेंड और कॉन्फिडेंट हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनकी वजह से मैं एवोल्यूशनरी थियरी पे आया। मंगर वॉज द चेयर ऑफ वेस्को फाइनेंशियल अंटिल बर्कशायर हैथवे बॉट इट इन 2011। चार्ली मंगर चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे एक कंपनी के जिसका नाम है वेस्को फाइनेंशियल्स। बाद में बर्कशायर हैथवे ने उसको खरीद लिया 2011 में। लाइक बफेट एट बर्कशायर्स legendary annual meetings, Munger held forth on a wide range of subject at Vesco annual meeting। ये चीज़ हम लोग को भी धीमे धीमे करनी चाहिए। हर साल में एक एनुअल मीटिंग अरेंज करते हैं वॉरेन बफेट, और वो सारे स्टॉक होल्डर्स को बुलाते हैं, शेयर होल्डर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड से। पूरा मेला लगता है वहाँ, खाना पीना मौज मस्ती। और वहाँ पर क्योंकि इनकी एक कंपनी नहीं है बर्कशायर हैथवे में, कई कंपनीज हैं, कॉन्ग्लोमेरेट है ये। जैसे ये करते हैं और वहाँ पर शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करके अपनी बातें बताते हैं, ऐसे ही आपके चार्ली मंगर भी अपनी कंपनी में किया करते थे। इन 2000 in response to a question about his favorite book, Charlie Munger recommended The Selfish Genes by Richard Dawkins। सन 2000 में उनसे पूछा गया चार्ली मंगर को कि आपकी कोई फेवरेट बुक है, तो उन्होंने नाम बताया एक बुक का जिसका नाम है द सेल्फिश जीन्स। कौन सी बुक का नाम बताया? द सेल्फिश जीन, मतलब ऐसे जीन्स जो बड़े वो हैं, स्वार्थी जीन्स। और उसको लिखा है रिचर्ड डॉकिन ने। ऑथर कहते हैं आई रेड द नोट ऑफ दिस मीटिंग इन 2002 एंड डिसाइडेड टू बाई द बुक। मैंने ये नोट पढ़ा 2002 में और फिर मैंने डिसाइड किया कि किताब मैं खरीदूंगा। उसके बाद का सेंटेंस जो ऑथर बोलने वाले हैं वो मेरा वाला सेंटेंस है जो जुनोगा के बाद मैंने बोला था। माई लाइफ हैज़न्ट बीन द सेम सिंस। मेरी ज़िंदगी उसके बाद से वैसी नहीं रह गई, हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। I found the subject of Darwinian evolution extraordinarily fascinating and enriching। बोलते हैं ये जो मुझे डार्विन का एवोल्यूशन की जो थियरी है मुझे बहुत अच्छी लगी, फैसिनेटिंग लगी और बहुत एनरिचिंग लगी। थैंक्स टू Amazon and Borders, oh I miss you so। I have been reading books on the subject for about 2 decades now। अब मैं एवोल्यूशन के ऊपर बहुत सी बुक्स पढ़ता हूँ 20 साल से। These include popular books, esoteric books and graduate course books। इसमें मैं सब टाइप के बुक्स पढ़ता हूँ, फेमस बुक्स, एसोटेरिक मतलब बहुत मिस्टिकल टाइप की बुक्स, और ग्रेजुएट्स कोर्स बुक, कॉलेज में बुक चलती है वो, बुक्स ऑन इंसेक्ट्स, वर्टिब्रेट्स, ह्यूमंस, बुक्स ऑन डील्स विथ हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया सच एज जेनेटिक्स एंड बुक्स ऑन जनरल थियरी ऑफ एवोल्यूशन। इनका पैशन इन्वेस्टिंग है, लेकिन मैं बुक्स पढ़ता हूँ इंसेक्ट्स के ऊपर, हड्डी वाले जानवर होते हैं उनके ऊपर, इंसानों के ऊपर, और बहुत स्पेशलाइज्ड बुक्स जैसे जेनेटिक्स के ऊपर। आप आज सुबह पूछ रहे थे कि कैंसर क्या हमारी जीन्स में होता है? कैंसर के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, पीछे रखी है, सिद्धार्थ करके एक ऑथर है, खुद सर्जन है, वो सर्जन कैंसर स्पेशलिस्ट है वो, मैं पढ़ूंगा बाद में। Books on philosophy and evolution and books that deal only with mathematical concept applied to evolution। सुनिए, ये हमारी तरह बुक्स फिलॉसफी के पढ़ते हैं और एवोल्यूशन की बुक्स पढ़ते हैं, प्लस किस तरह से बायोलॉजी में, एवोल्यूशन में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं उसकी किताबें पढ़ते हैं। येस, देयर इज अ लॉट ऑफ मैथ इन बायोलॉजी। जी हाँ, बायोलॉजी में भी ढेर सारा मैथ होता है। आई कांट से that I am expert in evolutionary theory, but I think I can hold reasonable coherent conversation on the subject with any expert। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं evolutionary theory पर expert हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि किसी समझदार expert के साथ मैं अच्छे आराम से बात कर सकता हूँ। By the way, I can't say I am an expert even in investing। वैसे तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं इन्वेस्टिंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ। I can admit only being a passionate practitioner। मैं खाली ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत पैशनेट प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने फरवरी में ही
ये शौक़ चालू किया है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का। अब शौक़ आया है, अब उस पैशन को धीमे धीमे आई सेंटर से, समझदारी से सही दिशा देनी होगी। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पुलक प्रसाद जी की कंपनी है, इक्विटी फंड मैनेजर हैं ये, नालंदा कैपिटल, जो पिछले 15 साल से 2022 में कितना रिटर्न दिया इसने? 14 क्या 14 क्या 14%। 14%। 14 रुपए का, अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करें थे तो इन्होंने 13 रुपए का 13 रुपये 8 पैसे। 13 रुपए 8 पैसे का। तो ये कितना गुना हुआ? ये 13 टाइम्स पैसा, ऑलमोस्ट 14 टाइम्स। 40 टाइम्स। अगर किसी आदमी ने 1 लाख रुपए लगाया तो 14 लाख मिलेगा, और किसी ने अगर 10 लाख लगाया तो 1 करोड़ 40 लाख। और इनकी फिलॉसफी क्या है? 3 चीज़ें हैं इनकी फिलॉसफी में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला, अवॉइड बिग रिस्क्स। दूसरा, बाय हाई क्वालिटी एट फेयर प्राइस। अच्छी कंपनी खरीदो अच्छे रेट पर। तीसरा, डोंट बी लेजी, बी वेरी लेजी। आलसी मत हो, बहुत आलसी हो। तो ये फिलॉसफी है। फिर उसके बाद इन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं कंसल्टिंग में काम किया है, मैंने कोई डे टू डे वर्किंग नहीं की, मैंने खाली किताबें पढ़ी और कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया। कुछ कंपनीज़ में इन्होंने पैसे लॉस किए हैं, जो स्मॉल अर्ली स्टेज कंपनीज में पैसे लगाए हैं उसमें लॉस हुए हैं। मिड कैप में, लेट स्टेज कंपनी में जो पैसे लगाए हैं उसमें कुछ कमाए हैं। और इनकी खुद की कंपनी 2007 में शुरू हुई और अच्छा खासा फंड मैनेज कर रही है। कितना? $5 बिलियन से भी ज़्यादा। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग धीमे धीमे कवर करेंगे। और इस बुक को पढ़ाने के लिए मैं आप सब लोगों को 5,000 रुपीज़ का म्यूचुअल फंड भी खरीदवा सकता हूँ, ताकि आप लोग पूछें मेरा कितना बड़ा। क्योंकि जब तक आपका खुद का स्टेक में नहीं लगेगा ना, तब तक आप सोचेंगे क्या बकवास कर रहे हैं, इक्विटी क्या होता है। लेकिन जब खुद का पैसा लगता है ना, और वो पैसा मैं आपके म्यूचुअल फंड में नहीं लगाऊंगा, आपको पैसा दूंगा, आप उससे कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर छीन लूँगा मैं, वो जब बढ़ जाएगा तब दूंगा। ठीक है? बोलो हमको नहीं लगाना है भाई, वी आर सेफ पीपल।